रेत के टैलों के बिनते बगड़ते नक्कूश आपने देखे हैं। हवाएं उन्हें क्या क्या शक्लें देती रहती हैं। यही कैफियत इंसान की है। इंसान खुद को क्या क्या समझता है, कैसी कैसी पायदार तवक्कात रखता है, कैसे कैसे अनोखे दावे करता है। कहीं वो शिद्दाद नमरूद नजर आता है तो कहीं हिटलर और मुसोलिनी। कौन बाकी रहा, कौन पायदार है? सब दास्ताने छोड़ जाते हैं। वक्त की हवाएं नक्कूश बिगाड़ती हैं, बनाती हैं। जिंदगी सलामत रहती है तो ये नक्कूश महफूज रहते हैं। मौत आती है तो सिर्फ कहानियां रह जाती हैं मेरे दोस्तों, जिनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। पुरइसरार और रोमानवी हैरत अंगेज कहानी नीतिका। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है नीतिका एपिसोड नंबर 26। बहरहाल थोड़ी देर के बाद सामने खाना पहुंच गया उसके और वो उस पर टूट पड़ा। मैं और टोबो के साथी उसे दिलचस्पी से देखते रहे। उसने सामने रखी हुई एक एक चीज़ चट कर डाली और फिर पानी पीकर उसी जगह ज़मीन पर लेट गया। उसने आंखें बंद कर ली थी। हम लोग खामोशी से उसे देखते रहे। उसकी सांसें भी गहरी गहरी थी। काफ़ी देर के बाद मैंने उसे आवाज़ दी, मिस्टर स्नोकर, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मिस्टर स्नोकर, मैंने उसे हिलाकर कहा, लेकिन वो शायद बेहोश हो गया था। और ये बेहोश हो गया है मास्टर, टोबो ने कहा। शायद अरसे के बाद ग़िज़ा मिलने की वजह से मैंने तबसरा किया। क्या बात है मास्टर, तुम बताओ। हमदर्दी का मुस्तहिक है, सफ़ेद फाम है, मैंने कहा। हुए वो मास्टर इंसान तो है। गुड, तुम अजीम हो टोबो, वरना तुम्हारे हम नस्ल सफ़ेद फामों से नफ़रत करते हैं। उसकी वजह भी तुम जानते हो मास्टर। इन लोगों ने हमारे ऊपर मजालम भी तो बहुत किए हैं, लेकिन बहरहाल एक के किए की सज़ा दूसरे को नहीं मिलनी चाहिए। मेरा ख्याल है इसे आराम से लिटा दिया जाए। हाँ, ऐसा ही करो टोबो, मैंने कहा, और टोबो ने बेहोश बूढ़े को अपने बाजू पर उठाया और खैमे में लिटा आया। फिर हम भी लेट गए। सुबह होने में ज़्यादा देर नहीं थी। दूसरे दिन हम सब बहुत देर से जागे। टोबो के दो साथी शिकार खेलने गए थे। एक वहाँ मौजूद था, बाकी टोबो मेरे साथ ही जागा था। सुबह बखैर मास्टर, टोबो मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोला। सुबह बखैर, मैं भी मुस्कुरा दिया। तैयार हो जाओ, टोबो ने कहा, अभी आया। मैंने जवाब दिया और फिर मैंने रात के मेहमान को जाकर देखा। अब वो आराम से सो रहा था। फिर सारी ज़रूरियात से फारग होने के बाद मैं टोबो के मुकाबल आ गया। आज हम कुल्हाड़ियों से खेल रहे थे। दर हकीकत मुझे खासी मशक हो गई थी इन चीज़ों की, और आज तो मैंने हाथ दिखाए कि टोबो शशदर रह गया। यहाँ तक कि टोबो के हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई और टोबो दौड़कर मुझसे आकर लिपट गया। ग्रेट मास्टर, ग्रेट, तुम्हारा जवाब नहीं है। आज तो तुमने कमाल कर दिया। तुम मुतमिन हो टोबो? मुतमिन बहुत मामूली लफ्ज़ है मास्टर, मैं तो शशदर रह गया हूँ। आओ, मैंने कहा, और हम दोनों ने फिर कुल्हाड़ियाँ उठा ली और फिर हम एक दूसरे पर वहशियाना वार करने लगे। बड़ी खतरनाक तफरी थी। ज़रा सी लग़ज़श दोनों में से एक को ख़त्म कर सकती थी। टोबो का चेहरा मुसर्रत से खिला पड़ा रहा था। वो बहुत मुखलस इंसान था। खबरदार, पीछे हट जाओ, वरना गोली मार दूंगा। एक अजनबी गुर्राहट सुनाई दी और हम दोनों चौंक पड़े। हम अपनी कुल्हाड़ियाँ हिलाते हुए पीछे हट गए। रात का बूढ़ा हाथों में राइफल लिए खड़ा था। क्या मैं इसे गोली मार दूँ मिस्टर? बूढ़े ने मेरी तरफ रुख करके कहा। क्या बकवास है, मैंने बुखलाकर कहा। ये तुम्हें कत्ल करना चाहता है, बूढ़ा मासूमियत से बोला। कौन? अरे ये स्याह फाम, बूढ़े ने टोबो की तरफ इशारा किया। ओहो, तुम इसलिए से गोली मारना चाहते हो? हाँ। नहीं बड़े मियाँ, हम दोनों मशक कर रहे हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मशक कर रहे हो? बूढ़े ने थूक निकलते हुए कहा और फिर वो खेसाने हुए अंदाज में हंसने लगा। मैं समझा तुम दोनों जंग कर रहे हो। इन जंगलों में अक्सर लोग एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। उसने राइफल एक तरफ डाल दी। टोबो गहरी निगाहों से उसे देख रहा था। तुम ठीक हो अब? मैंने पूछा। हाँ, तुम्हारी दी हुई खुराक ने मुझे फिर से ज़िंदगी दे दी। आओ फिर नाश्ते की तैयारी करें। नाश्ता? बूढ़ा तअज्जुब से बोला। हाँ, तैयार होगा। क्या तुम गोश्त भुनने की खुशबू नहीं सूंघ रहे? अरे हाँ, मगर क्या? मैं तुम्हारे ऊपर बोझ तो नहीं बन जाऊंगा दोस्त? क्यों?
کیا تم ہمارے سروں پر سواری کرو گے؟ نہیں، میرا مطلب ہے میں... ابے او یار، کیا فضول میں لگا رکھی ہے، میں نے بے تکلفی سے اس کا شانہ دبوچتے ہوئے کہا، اور وہ ہنستا ہوا میرے ساتھ آگے بڑھ آیا۔ بنا ہوا خستہ گوشت ہم سب نے مزے لے لے کر کھایا۔ بوڑھے کی آنکھوں میں عجیب سی نمی تھی۔ کھانے کے بعد اس نے احسان مند نگاہوں سے مجھے دیکھا اور آہستہ سے بولا، میں تمہارا بے حد شکر گزار ہوں۔ کیوں؟ اس میں شکر گزار ہونے کی کیا بات ہے؟ میں تو تمہارے لیے بالکل بیکار ہوں، میری حیثیت ہی کیا ہے؟ بوڑھے کے گالوں پر آنسو لڑک پڑے۔ میرے دل میں بوڑھے کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ نہ جانے کن حادثات کا شکار تھا بیچارہ۔ کوئی انسان کسی دوسرے کے لیے بیکار نہیں ہوتا، ہمارا وجود یکساں ہے۔ تم جب تک چاہو میرے ساتھ رہو، کبھی میرے اوپر بار نہیں بنو گے، میں نے ہمدردی سے کہا۔ تم رحم دل ہو، یقین کرو ہمیشہ اپنی ہر مہم میں ناکام رہو گے، یہ میری پیش گوئی ہے۔ وہ بولا، کیا مطلب؟ رحم دلی ہمیشہ نقصان سے دوچار کرتی ہے، ایسی بات تو نہیں ہے اسنوکر۔ ممکن ہے تمہارے ساتھ کچھ ایسے واقعات پیش آئے ہوں۔ ہاں، میرا تو یہی تجربہ ہے۔ کیا مجھے اپنے بارے میں تفصیل بتانا پسند کرو گے؟ دلی خواہش ہے میری، کسی سے تو کہوں، کوئی تو سنے، سینہ پک گیا ہے۔ نہ جانے کب سے ان جنگلوں میں بھٹک رہا ہوں، کوئی راستہ نہیں ملتا، موت کو تلاش کرتا ہوں تو وہ بھی میرے نزدیک سے کہکے لگاتی ہوئی گزر جاتی ہے۔ موت بھی تو میرے ساتھ تعاون نہیں کرتی۔ بوڑھے کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے، میرا خیال ہے ٹوبو، ہم سفر کی تیاریاں کریں، راستے میں اسٹوکر سے ان کی کہانی سنیں گے۔ جیسا پسند کرو ماسٹر، ٹوبو نے کہا، اور وہ لوگ خود بھی بوڑھے کی کہانی میں دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے تیاریاں نہایت تیزی سے کی گئیں اور جیپ دریا کی نیتکا کے ساتھ ساتھ چل پڑی۔ ہم تمہاری کہانی سننے کے لیے منتظر ہیں اسنوکر۔ تعمیر کہاں سے کروں؟ یوں سمجھ لو کہ ڈنمارک کا باشندہ ہوں، ڈاکٹر تھا، پرائیویٹ کلینک کرتا تھا، اچھی خاصی آمدنی تھی، سارے ٹیکس ادا کرنے کے بعد بھی میں عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتا تھا۔ لیکن نوجوان سنہرے ڈھیرے مجھے بھی عزیز تھے، میں بھی چمکدار پتھروں کا پجاری تھا۔ میں نے اپنی محنت کی کمائی سے چند معمولی قسم کے ہیرے خریدے تھے، لیکن مجھے ان سے بے حد لگاؤ تھا اور میرے دل میں ہمیشہ یہ خواہش چٹکیاں لیتی رہتی کہ کاش میرے پاس بھی کچھ خوبصورت ہیرے ہوں، میں ایک دولت مند انسان بن جاؤں۔ تب بدقسمتی نے گھیرا۔ یہ میرا مریض ڈاکٹر وہانت ایک مہم جو تھا، چہرے ہی سے سنگ دل معلوم ہوتا تھا۔ ایک ٹانگ گل گئی تھی، کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ سرکاری علاج پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے علاج کرایا اور دوران علاج وہ مجھ سے بہت بے تکلف ہو گیا۔ اس کی عمر 40 سال کے قریب تھی، گفتگو بہت اچھی کرتا تھا۔ دولت کے اصول کے لیے اس نے میرے رجحانات معلوم کیے اور پھر ایک رات اس نے مجھے ایک پیشکش کی۔ اس نے بتایا کہ وہ افریقہ میں ایک مہم پر گیا تھا۔ اس مہم میں ہیروں کا ایک ذخیرہ اس کی نگاہ پڑ گیا، لیکن اس سے قبل کہ وہ ذخیرہ کے بارے میں اپنے ساتھیوں کو اطلاع دے، اس کی ٹانگ میں ایک کیڑے نے کاٹ لیا۔ کیڑا اتنا زہریلا اور خوفناک تھا کہ وہ مسلسل 1 ماہ تک بے ہوش رہا اور اس کے ساتھی گھیر کر اسے واپس لے آئے۔ اب ٹھیک ہونے میں بھی دوبارہ سفر کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ مہرے حاصل کر سکے۔ اس سلسلے میں وہ نئے ساتھی بنانا چاہتا ہے۔ کیا تم میرے ساتھی بننا پسند کرو گے ڈاکٹر؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے حیرت سے کہا، کیوں؟ کیا تمہیں ہیروں سے دلچسپی نہیں ہے؟ ہیرے؟ میری آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ہیرے کسے پسند نہیں ہوتے مسٹر؟ دولت آسمان سے تو نہیں برستی مسٹر اسٹوکر، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں اپنا ساتھی بنانے کو تیار ہوں۔ جو ذخیرہ میری نگاہ میں ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس بار میں زیادہ لوگوں کو ساتھ نہیں لے جاؤں گا، میرا خیال ہے 10-15 آدمی میرے ساتھ جائیں۔ ہم وہ ہیرے برابر تقسیم کر لیں گے، اور تم تصور بھی نہیں کر سکتے ڈاکٹر کہ ہم میں سے ہر ایک کے حصے میں جو ہیرے آئیں گے ان کی قیمت کیا ہوگی۔ کیا ہوگی؟ میں نے حریص انداز میں پوچھا۔ تقریباً 6 کروڑ $6 ایک محتاط اندازہ ہے، ہم میں سے فی کس $10 کروڑ بھی کر سکتا ہے، وہانت نے بتایا، اور میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کیا یہ درست ہے مسٹر وہائٹ؟ مجھے جھوٹ سے نفرت ہے، تو اگر میں تمہارے ساتھ چلوں تو مجھے بھی؟ پوری ایمانداری کے ساتھ وہائٹ نے گلوریا کو دیکھتے ہوئے کہا، اور میں چونک پڑا۔ اوہ ڈاکٹر، تم چاہو تو اپنے ساتھ 2 افراد کا اضافہ کر سکتے ہو۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔
तुम्हारी बेटी ग्लोरिया, इस तरह तो दूसरे हिस्से की हकदार हो जाओगे। अपनी बेटी को आला मुस्तकबल देने के लिए तुम मेरा मशवरा ज़रूर मानो। क्या उसे मेहमान से? हमने कभी सोचा ही नहीं, मैंने जवाब दिया। तुम उससे बात करो। और दूसरे आदमी की बात भी कही थी तुमने। भाई तुम्हारी बेटी और एक आदमी जिसे तुम पसंद करो, ये मेरा कोटा है। बाकी लोगों का इंतखाब भी इसी तरह करूँगा। ओहो मिस्टर वाइट, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ग्लोरिया के मंगेतर अस्टूडो से भी बात कर लूँ, अगर तुम्हें उस पर एतमाद हो तो। वाइट ने जवाब दिया और फिर चौंक कर बोला, क्या कहा तुमने? वो तुम्हारी बेटी का मंगेतर है? हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम उससे बात करो, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो पूरी राजदारी रखे। मैं बात करूंगा, मैंने खुशी से धड़कते हुए दिल से कहा। और फिर मैंने अस्नोडो से बात की। वो बदबख्त, वो कमीना तो बेहद लालची निकला, फ़ौरन तैयार हो गया और मैंने वाइट से आमादगी का इजहार कर दिया। ग्लोरिया अलबत्ता तैयार नहीं थी। उसने अस्नोडो को भी रोकने की कोशिश की। उसने कहा कि उसे ये पुरखतर ज़िंदगी पसंद नहीं, उसे गुर्बत पसंद है, लेकिन सुकून के साथ। लेकिन मुझसे ज़्यादा अस्नोड ने उसे मजबूर किया। उसे हसीन ज़िंदगी के सब्ज़ बाग दिखाए, शादी के बाद की हसीन ज़िंदगी के हसीन ख्वाब दिखाए। बाप और मंगेतर ने उसे इस कदर मजबूर किया कि वो खामोश हो गई। वो दिल से तैयार नहीं थी। बहरहाल मैंने वाइट का बड़ी लगन से इलाज किया और उसकी टांग बिल्कुल ठीक हो गई। तब वो तैयारियों में मसरूफ़ हो गया और बिल आखिर तैयारियां मुकम्मल करके हम चल पड़े। वाइट के साथियों में एक भी औरत नहीं थी सिवाय मेरी ग्लोरिया के। ग्लोरिया इस सफ़र से खुश नहीं थी, लेकिन वाइट ने उसे भी समझाया कि उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। ताहम वो तैयार हो गई। तब हम तवील सफ़र करके सहराए आज़म में दाखिल हो गए। यहाँ की पुरखतर लेकिन खूबसूरत ज़िंदगी ग्लोरिया को भी पसंद आ गई और फिर उसे किसी बात की फ़िक्र नहीं थी। उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी। उसके लिए माँ और बाप सब कुछ मैं ही था और मैं उसके साथ था। दूसरी शख्सियत जिससे उसे दिलचस्पी थी वो अस्नोडो की थी। चुनाचा उसका मंगेतर, उसका जीवन साथी भी उसके साथ था। वाइट एक तजर्बेकार इंसान था। सहराए आज़म के सफ़र में छोटे छोटे हादसे पेश आए, लेकिन वाइट के तजर्बे की बिना पर किसी को नुकसान नहीं पहुंच सका। फिर तवील सफ़र करके हम अफ्रीका के अंदरूनी हिस्सों में दाखिल हो गए। तब एक रात वाइट की असल शख्सियत सामने आ गई। उसने ज़्यादा पी ली और पस्तौर लेकर ग्लोरिया के खैमे में दाखिल हो गया, जो मेरे और अस्नोडो के खैमे के दरमियान था। उसने मैं सोती हुई ग्लोरिया को जगाया और ग्लोरिया उसे देखकर दहशत से चीख पड़ी। उसकी चीख कर मैं और स्नोडो दोनों ही ग्लोरिया के खैमे की तरफ दौड़े और वाइट को वहां देखकर हैरान रह गए। मिस्टर वाइट, मेरे मुंह से निकला। हाँ स्टोकर, ये मैं ही हूँ, वाइट ने सर्द लहजे में जवाब दिया। यहाँ क्यों आए हो? ग्लोरिया के लिए, वाइट ने जवाब दिया। लेकिन ये अच्छी बात तो नहीं है। तुम लोग बाहर जाओ, मैं इस मौजू पर फिर बात करूँगा। नहीं मिस्टर वाइट, तुम ग्लोरिया पर दस्तदराजी नहीं कर सकते। अब अस्नोडो को भी जोश आ गया और वाइट जहरीली निगाहों से उसे देखने लगा। फिर उसने एक तवील सांस लेकर कहा, मेरा ख्याल है मुझे तुम लोगों से बात करना ही पड़ेगी। कैसी बात? बैठो, यहीं बैठ जाओ, वाइट ने कहा और बहुत ज़्यादा पिए हुए था, लेकिन नशे की अलामात उसके चेहरे से ज़ाहिर नहीं हो रही थी। ग्लोरिया साख्त तो जामुद इस ड्रामे को देख रही थी। ऐसे लगता था जैसे उसकी समझ में कोई बात ना आ रही हो। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर वाइट की तरफ अचानक बदल गया था। मिस्टर स्नोकर, आपने कभी इस बात पर भी गौर किया कि आप क्या हैं? मैं डॉक्टर हूं और क्या हूं, मैंने जवाब दिया। और आपने देखा कि मेरी पार्टी में किसी को तभी अमदाद की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, लेकिन इसका मतलब, मैंने तअज्जुब से कहा, मतलब ये कि मुझे आपकी बहसीयत डॉक्टर कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर मैंने उसे घूरा। आप खुद सोचें, इन मामलात में आपका कोई तजर्बा भी नहीं है। जिस्मानी तौर पर भी आप एक नाकारा शख्स हैं। फिर मैंने आपको अपना साथी क्यों बनाया? कौन सी बस बात थी आप में? ये तो तुम ही बता सकते हो, मैंने जवाब दिया। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, वाइट ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़ाहिर है कि अपने जहन की बात मेरे अलावा और कौन कह सकता है? वाइट ने मुस्कुराते हुए ग्लोरिया की तरफ देखा। मैं और स्नोडो उसकी शक्ल देख रहे थे। एक शाम की कहानी सुनाऊं? मेरा ख्याल है ये तहमीद उम्दा होगी।
वाइट बड़े सुकून से बोला, तुम्हारा इलाजगाह को तुम्हारा इलाज बहुत उम्दा था, लेकिन जैसी तुम्हारी उम्र वैसी तुम्हारा इलाजगाह। ज़ौक़ निगाह की तस्कीन के लिए कुछ ना था। बीमारी की शिद्दत और फिर खुश्क माहौल, तबीयत में बड़ी बेकैफ़ी, बड़ी बेजारी और उदासी थी। तब मेरे दिल से एक आवाज़ निकली, काश कोई हसीन सूरत ही निगाहों को मुनव्वर कर देती, और यूँ लगा कि जैसे ये अल्फाज कोई जादुई रस्म बन गए हों। निगाहें उठी तो एक हसीन पैकर उनमें समा गया, और ये दिलकश चेहरा ग्लोरिया का था। पहले तो फरेब लगा, मैंने उसे अपना एहसास समझा, लेकिन फिर मेरा एहसास करीब आ गया। उसने मुझे चाय पेश की और बताया कि आज हस्पताल में काम करने वाला मुलाजिम नहीं आया है। कैसी अनोखी खुशी हुई थी मिस्टर स्नोकर। उसे देखकर मैंने उससे गुफ्तगू करना चाही। उसने खुश अखलाकी से मेरे चंद सवालात के जवाब दिए और फिर वापस चली गई। लेकिन मिस्टर स्टोकर, मैं कोई नौ उम्र नौजवान नहीं हूँ, ना ही मैं सारी ज़िंदगी औरत से दूर रहा। गो मैंने शादी नहीं की, लेकिन आम इंसानों की मानद मेरी ज़िंदगी में भी बेशुमार औरतें दाखिल हुई। कहना ये चाहता हूँ कि औरत की दुनिया का नया खिलाड़ी नहीं हूँ, लेकिन वो ना जाने कौन सा वक़्त था, कैसा माहौल था कि ये लड़की मेरे दिल को भा गई। और मिस्टर स्टोकर, इस सफ़र में आपकी शमूलियत के लिए पेशकश सिर्फ़ और सिर्फ मिस ग्लोरिया के लिए थी। उसके बावजूद मैंने आज तक सब्र किया। क्या आप इसकी दाद ना देंगे? वाइट खामोश हो गया। मैं और स्टूडो मुंह फाड़े उसकी कहानी सुन रहे थे। उसके खामोश होने के बाद भी हम कई मिनट तक खामोश रहे। फिर मैंने कहा, अगर ये बात थी तो तुम्हें वहीं हमें बताना चाहिए था। मैं अहमक तो नहीं हूँ स्टोकर। वाइट मुस्कुराया, गोया तुम अब यहाँ ज्यादती करना चाहते हो। अरे नहीं मिस ग्लोरिया, ज्यादती कौन कर सकता है? वाइट ने अवबाश निगाहों से ग्लोरिया को देखते हुए कहा। लेकिन ग्लोरिया के चेहरे पर मैंने कोई रद्द अमल नहीं देखा। लेकिन वो अस्नोडो से मनसूब है। अस्नोडो उसका मंगेतर है। हम जंगल में हैं, सहराए आज़म अफ्रीका में। तुम्हारे शहर तक महदूद था। यहाँ जंगल का कानून चलेगा, और जंगल का कानून ये है, अगर एक लड़की के दो दावेदार हों तो दोनों एक दूसरे से जंग करके फैसला कर लें। मैं अगर चाहूँ तो मेरे साथी मिस्टर अस्नोडो को ठिकाने लगा दें, लेकिन बहरहाल इतनी इनफरादियत में ज़रूर दूंगा कि स्नोडो मुझसे मुकाबला करे। और स्नोडो का रंग फीका पड़ गया। ये बात आपको ज़ेब नहीं देती मिस्टर वाइट, मैंने कहा। और वाइट, बको मत, मैंने अब तक शराफत से काम लिया है, लेकिन मैं तुम्हें सुबह तक की मोहलत देता हूँ। कल सुबह फैसला करके बता दो कि ग्लोरिया को मेरे हवाले करने की कौन सी सूरत है। उसने कहा और खैमे से बाहर निकल गया। और हम दोनों परेशानी से एक दूसरे की सूरत देखते रह गए। अब स्नोडो, मैंने स्नोडो को मुखातब किया। हूँ, वो पुरख्याल अंदाज में बोला। अब क्या किया जाए? मुझसे बेहतर आप सोचेंगे मिस्टर स्नोकर, स्नोडो ने किसी कदर सर्द लहजे में कहा। सूरत हाल तुम्हारे इल्म में है। तुम जानते हो कि मैं कसूरवार नहीं हूँ। मैंने भी किसी कदर खुश के लहजे में जवाब दिया। आपने ग्लोरिया को उसके सामने किया था, लेकिन किसी ऐसे मकसद के तहत नहीं। ये आप बेहतर जान सकते हैं मिस्टर स्नोकर। क्या बकवास है? क्या कहना चाहते हो? यही कि इस मसले का हल भी आप ही तलाश करें। वाइट एक खतरनाक दुश्मन है। हम अगर उस महम से दस्तबार भी होना चाहेंगे तो भी हमें वापसी की इजाज़त नहीं देगा। ऐसी शक्ल में तुम सोचो हमें क्या करना चाहिए। मैं अर्ज कर चुका हूँ, इस मसले का हल सिर्फ आप तलाश करेंगे। तुम कहना क्या चाहते हो स्नोडो? यही कि इस झगड़े में आपका शरीक नहीं हूँ। क्यों? क्या ये तुम्हारी मंगेतर नहीं है? है, लेकिन आपने उसे वाइट के सामने पेश किया था। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे गुस्सा आ गया। ठीक कह रहा हूँ मिस्टर स्नोकर, इसमें गलती कौन सी बात है? आप बताइए कि मैंने ग्लोरिया को वाइट के सामने पेश किया था। क्या मेरी किसी कोशिश से वो उसकी तरफ मतवज्जा हुआ? मतवज्जा तो मेरी कोशिश से भी नहीं हुआ। तुम ठंडे जहन से क्यों नहीं सोचते स्नोडो? हमें अब किसी तौर यहाँ से निकल चलना चाहिए, वरना ग्लोरिया खतरे में है। कैसे निकलेंगे मिस्टर स्नोकर? खामोशी से रात की तारीकी में मेरा ख्याल है उसके लिए आधी रात का वक़्त मौजू रहेगा। मेरे ख्याल में वाइट इतना गधा नहीं है। क्या मतलब? इस वार्निंग के बाद वो हम पर निगाह भी रखेगा। ओहो, तब मेरा ख्याल है कि अब ये कोशिशें फजूल हैं मिस्टर स्नोकर। अगर हमने चोरों की तरह निकल भागने की कोशिश की और पकड़े गए, तब वाइट हम पर एतमाद ख़त्म कर देगा, और बहरहाल वो मुख्तार है। तो तुम क्या कहना चाहते हो? सिर्फ ये कि मैं हकीकतें कबूल कर लेना का आदी हूँ। क्या मतलब?
میں وہائٹ سے جنگ نہیں کر سکتا، میں اسے جل دے کر فرار ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، تب میں اسے اپنا دشمن ہی کیوں بناؤں؟ میں اس سے تعاون کیوں نہ کروں؟ گویا تم گلوریا کو اس کے حوالے کرنے کو تیار ہو۔ میرا گلوریا پر بھی کوئی حق نہیں ہے، وہ تمہاری بیٹی ہے، لیکن وہ تم سے منسوب ہے۔ ٹھیک ہے مسٹر اسنوکر، مجھے صورتحال میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں، بے غیرت اسنوڈو نے کہا، اور میں ششدر رہ گیا۔ میں نے گلوریا کی طرف دیکھا اور وہ ہنس پڑی۔ کیوں؟ کیا بات ہے پپا، ٹھیک تو ہے، قیمتی ہیروں کا حصول اتنا آسان تو نہیں ہوتا، اور پھر بڑا مقصد حاصل کرنے کے لیے چھوٹی چیزوں کو تو قربان کرنا ہی پڑتا ہے۔ آپ مجھے وہائٹ کے حوالے کر دیں، وہ آپ کو بہت ہیروں سے نوازے گا، گلوریا نے طنز بھری آواز میں کہا، اور اب مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ اسنوڈو نے بالکل ساتھ چھوڑ دیا تھا، اس سے کوئی مشورہ کرنا فضول تھا۔ میرا ذہن بھی سخت پریشان تھا۔ بہرحال میں نے گلوریا کو کچھ ہدایات دیں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اتنا کام ضرور کرے کہ وہ وہائٹ سے اقرار الفت کے ساتھ ساتھ اسے خود کو بچائے بھی رکھے، اس وقت تک جب تک میں فرار کی تیاریاں مکمل نہ کر لوں۔ اور گلوریا ہنس کر رہ گئی، وہ بالکل مایوس تھی، اور اب وہ مجھ سے نفرت کا اظہار کرنے لگی تھی۔ ان جنگلوں میں لا کر میں نے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ بہرحال اس کے باوجود اس نے مجھ سے تعاون کیا، اور دوسرے دن جب وہائٹ نے مجھ سے میرے فیصلے کے بارے میں پوچھا تو میں نے پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکا ہوں، لیکن تمہیں جلد فیصلہ کر لینا چاہیے مسٹر اسنوکر، ہماری منزل اب زیادہ دور نہیں ہے، اور میں بہرحال منزل پر پہنچنے سے قبل ہیروں کے حصے داروں کا انتخاب کر لینا چاہتا ہوں۔ میں کیا فیصلہ کروں مسٹر وہائٹ؟ میں نے پریشانی سے کہا۔ تب میں خود ہی فیصلہ کر لوں گا، وہائٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ میرے ساتھ ہی اسنوڈو کے پاس پہنچ گیا۔ کیا خیال ہے مسٹر اسنوڈو، کیا تم مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ نہیں مسٹر وہائٹ، میں زندگی کی قدر کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یوں سمجھے میں نے آپ سے شکست تسلیم کر لی۔ گویا گلوریا میری، وہائٹ خوش ہو کر بولا۔ ہاں، ویسے تو وہ میری بھی نہیں تھی، بہرحال میں اسے تمہارے حق میں دستبردار ہو گیا۔ ویری گڈ، اب کہو سنوکر۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے پریشانی سے کہا، اور وہائٹ گردن ہلانے لگا۔ مختصر یہ دوستوں کے فرار کی تیاریوں میں مصروف رہا، اور بالآخر ایک شام میں نے تیاریاں مکمل کر لی۔ گلوریا میرا ساتھ دے رہی تھی، لیکن مردوں کی مانند اسے اسی بات کا غم تھا کہ میں نے دولت کے لیے اس کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ بہرحال رات کی تاریکی میں نے اسے 2 گھوڑے کھولے اور انہیں خاموشی سے اس جگہ لے آیا جہاں گلوریا میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے سرگوشی کے انداز میں گلوریا کو گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے کہا، اور گلوریا ہنس پڑی، لیکن وہ کہکا گلوریا کا نہیں تھا، وہ وہائٹ کا کہکا تھا۔ میرے بدن میں تھر تھری دوڑ گئی۔ میں سمجھ گیا کہ میرا راز کھل گیا، اور میں ساکت رہ گیا۔ تو تم فرار ہو رہے تھے؟ وہائٹ نے اپنا کمیل اتارتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں جانا چاہتا ہوں۔ تو جاؤ میری جان، میں تمہیں اب روکنا بھی نہیں چاہتا۔ گلوریا کہاں ہے؟ میرے خیمے میں۔ کیا بکواس ہے؟ ہاں، وہ تمہارا ساتھ نہیں جانا چاہتی، وہ تمہاری طرح بیوقوف نہیں ہے، اسے اعلیٰ مستقبل سے دلچسپی ہے۔ بکواس کرتے ہو۔ گلوریا کو میرے حوالے کر دو وہائٹ، ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ وہ نہیں جائے گی۔ وہائٹ نے پستول نکال لیا۔ اسنوڈو کہاں ہے؟ میں نے کسی قدر خوف زدہ ہو کر پوچھا۔ وہ بھی اب میرے دوستوں میں شامل ہو گیا ہے، اسی نے تمہارے فرار کی خبر دی تھی۔ بہرحال عمدہ آدمی ہے، اور پھر اس نے سوچا کہ اگر تم دونوں چلے گئے تو میرے ساتھ اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی، چنانچہ اس نے میرے حق میں فیصلہ کیا۔ وہ بے غیرت، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تمہارے لیے اب صرف ایک بات مناسب ہے اسٹوکر، وہ یہ کہ گھوڑے پر سوار ہو اور اپنے گھوڑے کو سر پٹ چھوڑ دو، اس طرح تمہاری جان بھی بچ جائے گی۔ میں اس طرح نہیں۔ لیکن میرا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ وہائٹ کے پستول سے فائر ہوا اور گولی میرے ہیڈ کو سر سے اڑا لے گئی۔ جلدی کرو، اگر تم زمین پر رہے تو دوسری گولی تمہاری پیشانی پر پڑے گی۔ اور میں اچھل کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ رخ بدلو، وہائٹ نے پھر پستول سے اشارہ کیا۔ پھر اس نے دوسرا فائر کیا۔ میں نے جلدی سے گھوڑے کا رخ بدل لیا، اور وہائٹ نے 2-3 زوردار ہنٹر گھوڑے کے رسید کیے، اور خونخوار گھوڑا مجھے لے کر دوڑ پڑا۔
मैं उसकी गर्दन से चिमट गया था, वरना घोड़े से गिरकर मेरी हड्डियां चूर चूर हो जाती। और फिर घोड़ा रात भर मुझे लिए दौड़ता रहा और न जाने कहां से कहां निकल आया। और उसके बाद से आज तक मुझे मेरा कारवां नहीं मिल सका। न जाने मेरी बच्ची किस हाल में है। बूढ़े की आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। हम लोग मुतासर थे। टोबो खामोशी से जीप ड्राइवर कर रहा था। इस तरह दोस्तों मुझे मेरी लालच की सज़ा मिल गई। मैं हीरों की तलाश में आया था और अपने सबसे कीमती हीरे को गंवा बैठा, और अब मैं इन जंगलात में मारा मारा फिर रहा हूँ। हम लोग काफ़ी देर तक खामोश रहे। फिर मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, बहरहाल मुझे तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत अफसोस हुआ है स्नोकर। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। उन लोगों ने कहाँ का रुख किया था? अचानक टोबो ने पूछा। अब तो मैं कुछ नहीं जानता। वैसे तुमसे उनसे मिले हुए कितना अरसा गुजर चुका है? यकीन करो दोस्त, मैं नहीं जानता। मैं तो इस दौरान नीम पागल रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कितना अरसा गुजर गया। मुझे नहीं मालूम अब मेरी बच्ची कहाँ है। उन लोगों का क्या हशर हुआ। हम लोग खामोश हो गए। जाहिर है कि हम बेचारे बूढ़े के लिए क्या कर सकते थे। वो तो मुद्दत तक का तयन नहीं कर सकता था, रास्ते का तयन भी नहीं कर सकता था। ऐसी शक्ल में हम उसकी कोई मदद भी तो नहीं कर सकते थे। टोबो खामोशी से जीप ड्राइवर कर रहा था। वीरान जंगल बाएं बाएं कर रहा था। फिर अफ्रीका का वहशत खेज सूरज सरों पर आ गया। सख्त गर्मी हो गई। सफ़र की रफ्तार सुस्त हो गई थी। फिर तकरीबन 1 बजे हम दरिया के किनारे रुक गए। बेइख्तियार नहाने को दिल चाह रहा था। यहाँ के दरिया का पाट बहुत चौड़ा था और बहाव की रफ्तार सुस्त हो गई थी। पानी की गहराई का अलबत्ता अंदाज़ा नहीं हो सका।